शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 एक पढ़ना है ना। इस टॉपिक से कोई कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न नहीं है, जो प्रश्न है वो फैक्ट रहेंगे। अर्थात जो धारा, जो अधिनियम, जो इसकी बातें हैं, क्योंकि अधिनियम किसको कहा जाता है? जब सरकार कोई नियम पर और नियम बनाती है तो हमारे लिए अधिनियम है। अधिनियम को बनाने के लिए इससे जुड़े प्रावधान समझने पड़ेंगे और हमारे लिए बच्चों को शिक्षा के लिए क्या अधिकार मिले हुए हैं उसको लेकर के हम सभी चर्चा करेंगे एक्ट के माध्यम से। सामान्य रूप से एक ओवरव्यू समझे तो आपको कुछ न कुछ अधिकार मिले हुए हैं। इंसान, हमारे यहाँ पे जितने इंसान हैं, जितने लोग हैं भारत में, सभी को कोई ना कोई प्रकार से अधिकार भारत का संविधान प्रदान करता है। अगर भारत का संविधान प्रदान नहीं करता तो प्राकृतिक न्याय के रूप से आप उसके अधिकारी हो। वैसे ही हर व्यक्ति को किसका अधिकार है? जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति को भोजन करने का अधिकार है, सोने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है। आप लोगों ने संविधान में एक पाठ या एक चैप्टर पढ़ा है, मूल अधिकार। जो मूल रूप से इंसान को आवश्यक होता है वो अधिकार अगर हमको मिलता है, हमारे लिए मूल अधिकार कहलाता है। अब इस मूल अधिकार में आपको घूमने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, यहाँ वहां जाने का अधिकार, सब चीज एक संविधान ने आपको प्रदान करके दिया हुआ है। इसी बीच में एक आवश्यकता महसूस हुई कि हर व्यक्ति को पढ़ने का भी अधिकार होना चाहिए। हर इंसान को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। और अगर कोई संस्थान ध्यान से सुनेंगे ना, कोई संस्थान, कोई कंपनी, कोई फर्म आपके अधिकारों का हनन करती है, कोई लोगों की बात नहीं की जाएगी, है ना, वो आपके अधिकारों का हनन करती है तो आपको माना जाएगा कि आपके मूल अधिकारों को आपसे छीना जा रहा है। ठीक। अब इसमें शिक्षा पाने का अधिकार भी है, तो हर व्यक्ति को हर उम्र में शिक्षा पाने का अधिकार के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया। लेकिन देखा गया कि शिक्षा पाने का एक सीमित समय होता है, आप कभी भी शिक्षा नहीं पा सकते हो। तो संविधान ने एक तय किया गया कि जो उम्र है, खासकर 6 से 14 तो अलग बात है, 14 वर्ष के बच्चों को हर मामले में पढ़ाई करने का अधिकार होना चाहिए। ये बच्चे का अधिकार है कि उससे कोई व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई कंपनी उसको पढ़ाई से बेदखल ना करे, कोई भी व्यक्ति उसके पढ़ाई से वंचित उसको ना करे। ये सरकार ने एक नियम लाया। अगर कोई भी व्यक्ति किसी 14 साल से उम्र तक किसी बच्चे को पढ़ाई से वंचित करता है, तो बच्चा अगर चाहता है पढ़ना और परिवार चाहता हो या कोई संस्थान चाहता हो उसको ना पढ़ाए, तो ऐसी स्थिति में उसके अधिकारों का हनन कहा जाएगा और संविधान के इस अधिनियम के तहत उस पर बहुत सारी कार्रवाई हो सकती है। इसी को लेकर के एक नियम बनाया गया। पहले के समय में जो शिक्षा का अधिकार था वो हमारे यहाँ मूल अधिकार के रूप में शामिल नहीं था। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया था? नीति निर्देशक तत्व। संविधान का शब्दावली है नीति निर्देशक तत्व। का मतलब है कि सरकार का ये दायित्व है कि बच्चों को पढ़ाने लिखाने की उचित व्यवस्था की जाए। ये हमारे यहाँ आर्टिकल 45-46 में दोनों शामिल किया जाता है। 45-46 में ये उल्लेख किया गया, खासकर 46 में। ऐसी स्थिति में इनको सरकार का दायित्व है और अगर सरकार चाहे तो उचित व्यवस्था के लिए शिक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। तो इसके लिए कहा गया, अब ये जो नीति निर्देशक तत्व का जो बात है, ये इस बात को निकाल करके क्या बनाया जाए? एक अधिकार, मूल अधिकार में लाया जाए। मूल अधिकार में लाने का प्रयास किया गया 2002 में।
ठीक है। 2002 में शिक्षा को किसमें जोड़ा गया? मूल अधिकार में। जब शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया तो एजुकेशन सिस्टम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अधिकार मिल गया, मूल अधिकार मिल गया, कब मिला है? 2002 में। जब बच्चे को मूल अधिकार मिल गया, शिक्षा का अधिकार या शिक्षा पाने का अधिकार मिल गया, तो सरकार को लगा कि अभी भी मूल अधिकार होने के बाद भी बच्चों को आज भी वंचित रहना पड़ता है, तो फिर कसावट लाया जाए, है ना। अधिकार देने के बाद भी लोगों ने उनका क्या किया? बच्चों को बाहर काम कराना नहीं छोड़ा। मतलब 14 वर्ष के बच्चों का जो दाखिला है वो उस समय भी कम रहा। तो इसको लेकर के 2009 में, कब? 2009 में अब बहुत कड़ाई से एक क्या लाया गया? अधिनियम लाया गया। ठीक है, 2009 में अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम को ही शिक्षा का अधिकार, जिसको हम लोग बोलेंगे राइट टू एजुकेशन अधिनियम, अधिनियम को बोलेंगे एक्ट। समय कौन सा था? 2009। 2002 से 2009 तक की बातें तो आप लोगों को समझनी पड़ेगी, है ना। अभी मैंने मूल अधिकार की बात किया, तो शिक्षा को मूल अधिकार या शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ने का काम किया गया है 2002 में। 2002 में संविधान में ही संशोधन किया गया। कौन से नंबर का? 86। ठीक है, 86 अमेंडमेंट या संशोधन किया गया और कहा गया कि हर बच्चे को शिक्षा पाने का क्या होगा? मूल अधिकार होगा। उसके बाद कुछ साल तक उनको अधिकार दिया गया, कुछ वंचित रखा गया, तो इसके लिए फिर कड़ाई से क्या लाया गया? कानून लाया गया। और कानून में फिर 14 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत सारी टाइट व्यवस्था की गई। अगर इसको लोगों ने क्या किया? नजरअंदाज किया, तो अब अधिनियम बन चुका है, मूल अधिकार भी बन चुका है। अब अधिनियम में होते हैं फिर हर धारा में अलग अलग बातें या अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। ठीक, मूल अधिकार आरटी, अब हम लोग पढ़ेंगे आरटी की ही पढ़ेंगे। आरटी है क्या? आरटी कब लागू हुआ? ये अधिनियम बना और बनते बनते हमको समय लग गया और समय आया 1 अप्रैल। 1 अप्रैल का समय था, 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 को आरटीई लागू हुआ। मूल अधिकार कब बना है? संविधान में मूल अधिकार को जोड़ा गया और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन, और उसमें जो प्रावधान किया गया और प्रावधान करने पर उस पे हम लोग बोल सकते हैं 86 संशोधन अनुच्छेद 21A। ये दोनों बिल्कुल याद रखेंगे क्योंकि दोनों का कनेक्शन है। इतना पूछा जाता है, इसको आप लोगों को याद भी होगा ये सब चीजें। शिक्षा को मूल अधिकार कब बनाया गया? आप लोग बोलिए, बोलेंगे तो याद होगा। शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल कब किया गया? शामिल करने के लिए संविधान में ही बदलाव करना पड़ा। कौन से नंबर का संविधान का बदलाव था? 86वां। जब बदलाव किया गया तो हमारे यहाँ एक संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल। इस आर्टिकल में 20A1 में जोड़ा गया, 21 नहीं 21A। इसको हिंदी में आएगा तो 21 का ये बोला जाता है, इसमें ऐड किया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया हमने आवश्यकता महसूस की एक बच्चों को स्पेशली अधिकार की, तो उसके लिए हमने शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम ही लाया। इस अधिनियम को लाया कब गया है? आरटीई एक्ट 2009 के नाम से है, लाया गया है, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। और ऐसा नहीं है, हो सकता है आपको बहुत डीपली प्रश्न पूछ दे, तो यहाँ से 2002 से लेकर 2009 तक का जो सफर है, इस पे बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं, कई लोगों के केस हुए हैं। एक नाम भूल गया मैं, उसका एक वाद था सुप्रीम कोर्ट में, उसका वो नाम भारत संघ, वो व्यक्ति महिला ही है, उनके नाम से एक केस लगा हुआ था कि बच्चों को अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिनियम की आवश्यकता है। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ था। अब बात करते हैं इसकी बात। ठीक है, शिक्षा का अधिकार को लागू करने का एक बेस क्या है? संवैधानिक आधार है आर्टिकल 21A। अब समझ में आएगा, जब तक रूपरेखा नहीं आती है समझ में,
हमारे यहाँ पे संविधान में 86वां संशोधन 2002 में जब किया गया था तो ये कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चे, लेकिन पूरे 14 साल नहीं, 6 to 14, 6 से 14 साल। ये भी प्रश्न है, ये भी कंफ्यूजन की बात होती है कि पहली से 8वीं अगर हम लोगों को बोला जाए कौन सी कक्षा तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है, पहली से 8वीं। तो पहली से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी स्कूलों में और अनिवार्यतः उनको पढ़ाया जाएगा। ये अनिवार्य का मतलब होगा हर बच्चे को पढ़ाना बहुत जरूरी है, ये अनिवार्यता है। और पढ़ाया जाएगा तो कैसे, निःशुल्क। ये निःशुल्क का मतलब है केवल शासकीय संस्थानों की बात है या अनुदान प्राप्त संस्थानों की बात है, प्राइवेट सेक्टर फ्री में नहीं पढ़ाएगा, है ना। तो इसी को आधार मान करके हमने क्या किया, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लाया। ये एक्ट है और वो लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को। क्लियर है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य ये था, लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को क्या मिलना चाहिए, निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बच्चे को अनिवार्यतः स्कूल भेजने का प्रावधान किया जाएगा, पढ़ाई लिखाई गुणवत्तापूर्ण होगी। अभी हर शब्द के मायने है ना, ये गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का मतलब यही है, यहाँ प्राथमिक का मतलब प्राइमरी नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्राथमिक का मतलब होगा एलिमेंट्री, एलिमेंट्री एजुकेशन सुने हैं ना। यहाँ प्राथमिक शिक्षा का मतलब यही चीज आता है आप लोगों को, जब प्राथमिक शिक्षा बोल दिया जाता है तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब आप क्या समझते हो, पहली से 5वीं, प्राइमरी हो जाएगा फिर। लेकिन एलिमेंट्री बोल दिया जाएगा तो एलिमेंट्री का मतलब होता है क्लास 1 to 8, एलिमेंट्री। इसी कारण से आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पहले क्या होता था, बच्चों को पढ़ाया जाता था, पढ़ाने के लिए शिक्षक क्या करते थे, डी.एड करते, डिप्लोमा इन एजुकेशन। लेकिन जब से शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया 2010, उसके बाद इसका नामकरण बदल दिया गया है और क्या कर दिया गया है, डी एल एड। ये क्यों किया गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। और आप देखना हिंदी में मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा में पत्रोपाधि, इसका फुल फॉर्म है। अब यही आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, अभी बीच में क्या किया गया था, जो बीएड करने वाले हैं उनको प्राथमिक स्कूल में मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन जिन्होंने डीएलएड किया है या डीएड किया है उन लोगों ने ये मान लिया गया है कि वैसे जो प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, उन लोग एलिमेंट्री एजुकेटेड हैं और उन लोग कहां से कहां तक टीचिंग करा सकते हैं, पहली से। तो कई लोगों का कहना है कि डीएड में केवल प्राथमिक तक मिलना चाहिए, मिडिल में नहीं मिलना चाहिए मौका, ये बोला जाता है ना। लेकिन उन लोग केवल और केवल 5वीं तक पढ़ाने का प्रशिक्षण नहीं लिए। एलिमेंट्री का मतलब ये होगा कि आपने प्राथमिक शिक्षा में, ना कि प्राथमिक स्कूल, एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने क्या किया है। अब इसी कारण से अब आबलिक लिखा जाता है, पहले वाले को भी अब हम लोग किसमें शामिल करेंगे, जो डीएड के नाम से भी डिग्री लिया है 2 साल 12th के बाद, उन लोगों को भी इसके बराबर क्या है, अधिकार है 8वीं तक के टीचिंग करने का। जो बीएड वाले हैं, ये बैचलर डिग्री होता है, इस कारण से बीएड वाले को 6 से 12 तक के पढ़ाने का अधिकार है, ना कि अब उनको, इसलिए ये बीएड वाले को एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए 6वीं से 8वीं तक का मौका मिलेगा ही, लेकिन पहली से 5वीं तक का नहीं मिलेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट था पहले। इसी कारण से ध्यान देंगे, हर एक पॉइंट का मतलब है गुणवत्तापूर्ण, मतलब वैसे ही टीचर पढ़ाएंगे जो क्या किए हों, डीएलएड हो या बीएड हो। स्कूलों में भेदभाव समाप्त करना, अभी देखने को मिलेगा कि हमने समावेशी शिक्षा को और भेदभाव समाप्त करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आएगा कि 25% गरीब जो छात्र हैं, कौन से छात्र जो हैं, बीपीएल श्रेणी के छात्र हैं, वो अगर स्कूल में 100 सीट है तो 25 सीट जो होंगे वो क्या होंगे, फ्री होंगे। किसके लिए, बीपीएल वाले कार्ड वाले बच्चों के लिए। उन लोग फ्री में पढ़ेंगे पहली क्लास से। अभी उनको नर्सरी से शामिल करने के लिए बहुत सारा प्रयास चल रहा था, लेकिन कुछ कुछ अभी चल ही रहा है इनका। ये इनका मुख्य उद्देश्य है। तो समावेशी शिक्षा हर क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, टीचर और स्टूडेंट का रेशियो जो होगा वो अच्छे से सेट किया जाएगा। स्कूलों में अच्छे से भवन होंगे, शौचालय की सुविधा होगी, बॉयज गर्ल्स का शौचालय की व्यवस्था किया जाएगा,
हर स्कूल में पीने के पानी की उचित व्यवस्थाएं होंगी, और ऐसी जो प्राइमरी जो सुविधाएं हैं वो सब शिक्षा के अधिकार अधिनियम में बात रखी गई है, उस हिसाब से उनको सुविधाएं दी जाएंगी। अब ये आप लोगों की कॉपी में होना चाहिए, ये अगर आप लोग नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ है, क्योंकि आपकी सिलेबस में सीधा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सिलेबस है। इस शिक्षा के अधिकार में कितने धाराओं को पढ़ना है आपको? 38 धाराएं पढ़नी है। 38 धाराओं के बाद क्या पढ़ना होगा? कितने अध्याय में बटा हुआ है? ये चैप्टर में, 7 चैप्टर में। और शेड्यूल होता है, एक शेड्यूल है या अनुसूची है, वो कितने हैं? एक ही है। अब लगातार आपको धारा मैं पढ़ता जाता हूं, धाराओं के बारे में आपको क्या करना है? नोट डाउन भी करते जाना है, याद करना है। कभी भी मैं बीच में इसकी धारा को प्रश्न के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से आपसे पूछूंगा। चलिए, तो धारा एक में सूचना के शिक्षा के अधिकार के नाम की बात की गई है ना? किसकी बात की गई है? नाम की बात की गई है। उसका शीर्षक दिया गया है, विस्तार दिया गया है, और कब शुरू किया गया है दिया गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? धारा एक संक्षिप्त, शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, इतना लिख लेंगे। जल्दी से, हो सकता है 2 दिन लग जाए आप लोग। तो आरटीई में क्या है? इस अधिनियम का ना एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है धारा एक में इसका संक्षिप्त नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। फुल फॉर्म इसका पूरा नाम, हम लोग शिक्षा का अधिकार बोल देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है मुक्त और अनिवार्य अर्थात निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, अधिनियम 2009। ये कहां तक लागू होगा? ये अब विस्तार को आप इसको हम लोग काट सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर तक था, लेकिन जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया है? अब राज्य से क्या कर दिया गया? हाँ, केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया ना। जम्मू कश्मीर राज्य है क्या? पहले था, अब क्या बन गया है? केंद्र शासित प्रदेश। पहले राज्य था तो क्या दिक्कत था किसी अधिनियम को लागू करने के लिए? क्योंकि कोई नियम होगा तो भारत एक देश है ना, कोई भी नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू नहीं था, उसको छोड़कर पूरे देश में था। बहुत सारे ऐसे अधिनियम होते थे जो जम्मू कश्मीर को छोड़कर लिखा जाता था, क्योंकि वहां का एक अलग संविधान है था। 2019 में क्या कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर को भारत के हिसाब से उसको जोड़ दिया गया है। और यहाँ पे ध्यान देंगे, पूरे भारत में ये अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। शुरू कब हुआ था? आप जैसा भी याद करें, 1 अप्रैल 2010 को कभी मत भूले, है ना? बड़े बड़े एग्जाम में इस तारीख को पूछा जाता है, 1 अप्रैल 2010। धारा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उधर एक्ट का मतलब अधिनियम होता है, सेक्शन, ठीक है। और अनुच्छेद को बोलते हैं आर्टिकल, है ना? जो अधिनियम होते हैं, अधिनियम में जो धारा होता है वो सेक्शन कहलाता है, और जो संविधान के अनुच्छेद होते हैं वो आर्टिकल कहलाते हैं। दूसरा नंबर का क्या कहा गया है? हर चीज को डिफाइन किया गया है कि बच्चा कौन होता है। तो कितने साल के बच्चों के लिए बात की गई है शिक्षा को? 6 साल, ठीक है। कौन कौन से स्कूलों की बात की गई है? तो केंद्र सरकार के स्कूल होते हैं, अर्थात कोई भी ऐसा स्कूल जो बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट में केंद्रीय विद्यालय आता है, नवोदय आता है, या ऐसे केंद्रीय संस्थान जो अलग अलग समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाकर रखती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वैसे ही स्कूल राज्य सरकार के होते हैं, तो राज्य सरकार की स्कूल, जिला के स्कूल या संस्थान या स्थानीय निकाय पर चलने वाले स्कूल, कई बार पंचायत के भी स्कूल होते हैं, जन भागीदारी स्कूल सुने हैं आप लोग। तो स्कूल का मतलब हो गया कैसे कैसे स्कूल? सरकारी विद्यालय हो गए, सहायता प्राप्त विद्यालय हो गए, वो भी सहायता प्राप्त का मतलब हो गया जो
किस पे चलते हैं? ग्रांट पे चलते हैं, अनुदान पे चलते हैं। स्कूलों के प्रकार देखिए ना, आप लोगों को पोस्टिंग मिलेगी, अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप किस पे जाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो अनुदान प्राप्त शालाएं भी होती हैं, जैसे मदरसा होता है, मदरसे के स्कूल होते हैं, यहाँ भी है मदरसा बोर्ड। वहाँ का स्कूल जो चलेगा सरकार प्राइवेट है, लेकिन पूरा फंडिंग कौन करता है? गवर्नमेंट करता है, तो वो अनुदान प्राप्त है। गैर सहायता प्राप्त अर्थात हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्कूल। कुछ ऐसे विशेष स्कूल होते हैं जो किसी पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे नवोदय स्कूल या आर्मी स्कूल। तो इतने सारे स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या जितने स्कूल हैं, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स का भी डेफिनेशन दिया गया था। पेरेंट्स किसको बोलेंगे? पेरेंट्स का मतलब केवल माता पिता ही नहीं होते हैं, वो सभी लोग होते हैं जो बच्चों की क्या करते हैं? देखभाल करेंगे और पढ़ाई लिखाई के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद ये है कैपिटेशन फी अर्थात प्रवेश शुल्क। कभी भी किसी भी स्कूल में, खासकर शासकीय स्कूलों में, प्रवेश के नाम पर 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा, एडमिशन फीस नहीं होगा। इसलिए 9वीं में ही लगता है एडमिशन फीस 300 रुपया, 350 रुपया, अभी नहीं लगेगा। ले जाइए टीसी, एडमिट करा दीजिए। हाँ, अभी हमने किसके बारे में बात किया 6वें नंबर में? कौन सा एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन का डेफिनेशन भी धारा 2 में दिया है। आप लोग शिक्षा के अधिकार के पूरा पीडीएफ भी पढ़िएगा आराम से। कुछ कुछ चीजें, नई नई चीजें जानने मिलेगा आप लोगों को, जो आप लोगों को लगता था कि ऐसा भी होगा क्या। तो प्राथमिक शिक्षा है ये ना कि प्राइमरी शिक्षा। प्राइमरी और एलिमेंट्री में अंतर है, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। नेबरहुड स्कूल अर्थात आसपास की स्कूल। आसपास के स्कूल को भी डिफाइन किया गया है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना होगा तो गांव के स्कूल में एडमिशन, नहीं तो उसके नजदीकी स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। आप लोगों को वंचित समूह के बारे में अच्छे से डिफाइन किया गया था। वंचित समूह कौन होते हैं या फिर चाइल्ड बिलोंगिंग कौन होते हैं? तो आप लोगों ने देखा जितने भी एसटी एससी या फिर जो सामाजिक या शैक्षणिक रूप से क्या है, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, वो सभी डिफाइन इसमें है। वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन कौन होते हैं? ऐसे बच्चे जो क्या होते हैं, जिसके माता पिता क्या होते हैं? आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। जिसकी आय की सीमा कौन तय करता है? राज्य सरकार। आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में अभी जो कॉन्सेप्ट आया है, ईडब्ल्यूएस सुने हैं? आप सुने हो, देखे हो? किसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस? ये जो फुल फॉर्म है ना, यहां से आर्थिक रूप से कमजोर, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसका मतलब है कि आप लोगों ने बहुत सारे, अभी आपके राज्य में भी ये चीज लागू होने वाला होगा। आप लोग जनरल लोग को देखते हैं, जानते हैं कि उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। जनरल में कौन आते हैं? जनरल में आते हैं ब्राह्मण समुदाय के लोग, उसके बाद आते हैं राजपूत समुदाय के लोग, या फिर जिनका हम लोग बोल सकते हैं, जनरल बोल रहा हूँ ना, अनारक्षित नहीं बोल रहा हूँ, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तो ऐसे जो सवर्ण हैं, जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सवर्ण की बात की गई थी जिस समय वो आया था, तो उनके लिए क्या किया गया है, भारत सरकार ने जितना पोस्ट निकलेगा उसका 10% पोस्ट आरक्षित रहेगा। किसके लिए? ऐसे जनरल लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन मिलेगा। कितना? 10%। ठीक है, कितना परसेंट? 10%। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी पर। केंद्र सरकार अपने केंद्र सरकार की नौकरी पे ईडब्ल्यूएस को, जनरल लोगों को कितना परसेंट आरक्षण देती है? आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एसटी को कितना परसेंट आरक्षण देती है? 8%। ऐसे ही है, इससे ज्यादा रिजर्वेशन अब जनरल को मिलता है, लेकिन कौन से जनरल को? ईडब्ल्यूएस। ओबीसी को कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन? कितना परसेंट? 27% है ना? तो ये सब चीजें हैं।
धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 3 की बात है तो धारा 3 कहता है कि 6 से 14 साल तक के हर बच्चे को किसका अधिकार है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है। जब जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है भर्ती के समय में, आयु प्रमाण पत्र के लिए सिंपल सा घोषणा पत्र भी मान्य होगा, लेकिन ये उस समय के लिए था। अब के लिए तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए भी बच्चों को, आप लोगों का शायद जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, है क्या? जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बनाए हो उधर? जिनका जन्म ना 2004 के बाद हुआ है उनके लिए जन्म प्रमाण पत्र एकदम आवश्यक है, और इससे पहले हुआ होगा तो नहीं है तो 10th का जो अंक सूची होता है वो मान्य होता है ना? तो इसके बाद वाले होंगे क्या आप लोग? वो है। हाँ, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो बहुत परेशानी हो सकती है 4 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा। इससे पहले वाले के लिए ऑप्शनल था, किसी काम के लिए भी भविष्य में अगर कोई काम पड़ता है तो बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। तो धारा 3 वही बोलता है। धारा 4 क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद, ये अधिनियम की बात है ना, पहली कक्षा पढ़ लिया गया, दूसरी कक्षा पढ़ लिया गया, उसके बाद बच्चा पढ़ाई छोड़ दिया, है ना? लेकिन हमको पता चला कि 2 साल से वो क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है, घूम रहा है, पता चलता है। उसके बाद 2 साल पहली दूसरी पढ़ने के बाद वो 2 साल छोड़ दिया, तो अगले बार कौन से कक्षा में पढ़ता वो? 5वीं पढ़ता ना। तो अगर वो 5वीं के लायक होगा तो उसको फिर से लेके आना है और आयु के हिसाब से उनको स्कूल में क्या कर लेना है, आयु के हिसाब से उसको, बशर्ते कि कुछ उसको ट्रेन करना है कि वो कम से कम 5वीं के लायक कुछ जानता हो। मान लो कोई कक्षा पहली पढ़कर छोड़ दिया है, फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़कर छोड़ दिया, और उसका उम्र 13 साल का है और उसको लेके आते हो सीधा 8वीं में बैठाते हो, तो ये परेशानी की बात है ना? तो उसको क्या किया जाएगा फिर, विशेष उस कक्षा के लायक होना चाहिए, तब एडमिशन मिल जाता है। ये कौन कहता है, कौन सी धारा? 4। किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ने का अधिकार है, और कोई भी स्कूल ये नहीं बोल सकता कि आप हमारे स्कूल से इसको क्यों निकाल रहे हो, हम टीसी नहीं देंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों को क्या किया जाएगा, किसी भी स्कूल में पढ़ाई वो कर सकता है। अगर टीसी नहीं देता तब भी वो उस स्कूल में जाकर के क्या कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। ये प्रक्रिया बाद में होता रहेगा, मिल जाएगा। ये कौन कहता है, स्कूल बदलने का अधिकार, ट्रांसफर का अधिकार? 5। 6 कहता है कि राज्य सरकार या स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी है कि बच्चे को कहाँ पढ़ाए, आस पास स्कूल में ही पहले दाखिला देना चाहिए। और इसके लिए है कि ये रूल्स बना हुआ है अभी हम लोग का, जो इस नियम के साथ क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट कौन सा क्लास पास हुआ, 5th, तो ये आगे कौन सा क्लास पढ़ेगा, 6। भर्ती के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको क्या लेके जाना पड़ेगा, अंक सूची और टीसी। लेकिन आरटीई के नियम के अनुसार टीसी पालकों के हाथ में नहीं दिया जाता, ये नियम आ चुका है। स्कूल का जो हेड ऑफ डिपार्ट है वो बच्चों का पूरा टीसी एक साथ बनाएगा। एक साथ बनाने के बाद शिक्षक या प्रिंसिपल के द्वारा इस मिडिल स्कूल के स्कूल अथॉरिटी को पूरा टीसी, यहाँ पे नजदीकी स्कूल सबसे पास में जो स्कूल होगा वहां टीसी सौंपा जाएगा। पहला काम है, ठीक। स्थानीय निकाय या राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नजदीकी स्कूल में स्थापित करे, है ना? तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को पास में पढ़ने का अवसर देना। आरटी कहता है कि आपको पता होगा 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक। सरकार की जिम्मेदारी है कि हर 1 किलोमीटर में कौन सा स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल, और हर 3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आसपास ही स्कूल स्थापित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन पिछले साल युक्तियुक्तकरण बहुत सारे स्कूल मर्ज हुए थे,
तो इसका पालन बहुत जगह पर नहीं किया गया था, है ना। इस कारण से कई सारे स्कूल बंद होने के कगार पे थे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि शासकीय स्कूलों में क्या हो, बुनियादी ढांचा अर्थात बिल्डिंग की अच्छे से देखरेख हो, अच्छे अच्छे टीचर जाएं, आप लोग के जैसे टीचर की आवश्यकता है भी, है ना। तो इंतजार किया जा रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है भर्ती का। पाठ्य पुस्तक बच्चों को मिले, यूनिफॉर्म मिले, आने जाने की आदि की सुविधा उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे ही जो धारा 9 कहता है स्थानीय प्राधिकारी, किसको कहा जाता है स्थानीय प्राधिकरण, लोकल अथॉरिटी। लोकल कौन होते हैं, जो स्पेशल नहीं होते हैं। स्थानीय प्राधिकरण जो पंचायत होते हैं, गांवों में कौन सा पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत। स्थानीय प्राधिकारी में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये स्थानीय प्राधिकारी है। और शहरों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये स्थानीय प्राधिकारी। इनके खुद के नियम होते हैं, खुद के बजट होते हैं। तो इन लोग क्या करेंगे, इसकी जिम्मेदारी क्या है, बच्चों का क्या रोकना, ड्रॉप आउट रोकना, नॉमिनेशन इनरोलमेंट बढ़ाना, स्कूल मैनेजमेंट में हेल्प करना। ड्रॉप आउट किसको कहते हैं बताएंगे आप लोग, ये शब्दावली आप लोगों को आ सकता है। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट, ज्यादा लोग तो नहीं बैठे हो आज, आप ही लोग से पूछूंगा, है ड्रॉप, हाँ पढ़ाई बीच में छोड़ देना, ड्रॉप कर जाना, मतलब ड्रॉप का मतलब दूसरे शब्दों में पूरा तरीके से छोड़ देना, है ना। कुछ लोग किसी कारणवश ड्रॉप करते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि बच्चे पढ़ाई क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो उसको क्या करना, बच्चे पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए, और विद्यालय प्रबंधन का मतलब होगा, हमने देखा है आप लोगों को उसमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता था, एसएमसी जिसको कहा जाता है, इसमें स्थानीय प्राधिकारी की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, बच्चे को कहाँ भेजे, स्कूल भेजे। ये कौन कहता है, 10। 11 कहता है कि बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी दिलाना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग कौन से नाम से जानते हैं भाई, कल देखे थे हम लोग, याद हो गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE, जिसको हम लोग आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, या फिर 3 से 6 साल तक बच्चे। आज तो नई शिक्षा नीति में इसका सेटअप बदला हुआ है अब, है ना। अब इसको पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही शामिल कर लिया गया है 3 साल से ही। धारा 12, अभी धारा को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट अब आप लोगों को लिखना है धारा 12 को। ऐसे कहीं स्टार या IMP जो लिखते थे पहले, वैसा कर लीजिएगा कि धारा 12 क्या कहता है। 12 का कहना है कि हमने समावेशी शिक्षा की बात की थी कि हम प्राइवेट स्कूलों में भी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल कौन एफर्ट कर पाते हैं, जिसके पास आर्थिक स्थिति जिस लोगों की अच्छी होती है, वहां पर पूरे के पूरे लोग कैसे होंगे, उच्च वर्ग के लोग होंगे। तो वहां पर अगर कोई सामान्य BPL या मध्य परिवार का बच्चा जाता है, तो उनके साथ थोड़ा सा हो सकता है भेदभाव हो। इस भेदभाव को कम करने के लिए सरकार ने कहा, अब 1-2 बच्चे की बात नहीं, जो जितना सीट होगा 25% सीट स्कूलों में कौन जाएगा, कमजोर और वंचित बच्चे जाएंगे। लॉटरी सिस्टम से एडमिशन होता है ना, लॉटरी निकाला जाता है स्कूलों में। जितने, मान के चलो आप लोग किसी गांव में प्राइवेट स्कूल है और आप उसी गांव के आसपास के निवासी हैं, तो आप पंचायत से कुछ लिखा करके वहाँ एडमिशन लेंगे राशन कार्ड के माध्यम से। आप BPL परिवार के हो, बच्चे का नाम, आपका नाम जाएगा। 100 बच्चे ने आवेदन किया, कितने बच्चे का सिलेक्शन होना है, 25। 100 बच्चे का नाम ऐसे डब्बे में रखा जाएगा, चिट्ठी बना बना के 25 लोगों को ऐसे निकाला जाता है। बस जो 25 निकला उन्हीं का एडमिशन कहाँ होगा, यहाँ होगा। ऐसा नहीं कि वो फ्री में पढ़ाएगा, वो जितना फीस लगता है क्लास 1 में, क्लास 2 में, क्लास 8 तक,
8वीं तक पढ़ेगा, 10वीं तक पढ़ेगा, 8वीं तक तो पढ़ना ही है, उनके फीस की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? फीस की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सरकार उठाती है। प्राइवेट स्कूल फ्री में नहीं पढ़ाएगा, प्राइवेट स्कूल को फीस देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो वो पैसा कौन पेड करता है? उस 25% बच्चों का सरकार। और केवल शुल्क ही भी देता है ना, बाकी आपको जो अन्य चीजें लगता है, जैसे हो सकता है बस सुविधा हो तो आपको करना पड़ेगा, ड्रेस है, यूनिफॉर्म, उसके बाद आपकी बुक्स हैं, सभी आपको करना पड़ता है, केवल शुल्क देता है। प्रवेश के समय कोई दंड या फिर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 13 कहता है अगर कोई ऐसा होता है, कोई भी कैपिटेशन फीस आपको नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल की बात है यहाँ पे। कोई भी दान, इंटरव्यू, टेस्ट लेकर के भर्ती लिया जाएगा, एक टेस्ट होगा, फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा, ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं कर सकता। आपकी क्षमता जैसा है वैसे प्राइवेट वाले करते हैं, टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेकर एडमिशन लिया जाता है। वो चीजें अगर किया गया कोई गवर्नमेंट स्कूल तो उसका उल्लंघन, और हो सकता है वो उस समय परफॉर्मेंस ना कर पाए, हो सकता है छोटे बच्चे तो हैं, है ना, उस समय डर के कारण या कुछ कारणों से परफॉर्मेंस ना कर पाए, और हो सकता है तुम दूसरे के लायक नहीं हो, चलो जाओ, ऐसा नहीं किया जाएगा। उम्र के हिसाब से एडमिशन लेना है। आयु प्रमाणन या जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक नहीं है, उस समय घोषणा पत्र से ही क्या हो जाएगा? एडमिशन हो जाएगा। ये कौन कहता है? धारा 14। धारा 15 का है कि कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल आकर एडमिशन ले सकता है। ये मूल जो अधिनियम थे उसकी बात है ना, कभी भी हो एडमिशन ले सकता है। एडमिशन के लिए किसी भी पेरेंट्स को, टीचर्स या स्कूल अथॉरिटी उनको क्या नहीं बोलेगा, आप अभी आ रहे हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन एक नियम है कि सितंबर तक के बच्चों को एडमिशन लिया जाता है, क्योंकि सेशन शुरू हो जाता है, उम्र के हिसाब से फिर वो चला जाता है। धारा 16 ये आपके लिए बहुत काम का है कि किसी भी बच्चे को क्या नहीं किया जाएगा? फेल नहीं किया जाएगा। कहां तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा? ये मूल जो संविधान अधिनियम था, इसमें कहा गया था। 2019 में कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है, ये इसको बिल्कुल लिखें। 3-4 साल पहले बहुत सारे राज्यों ने देखा कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा रहा था, तो शिक्षा गुणवत्ता बच्चों के अंदर बिल्कुल नहीं आ रही थी, और क्योंकि वो हमको तो पास होना ही है, तो ये बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसमें अमेंडमेंट किया गया है। राज्य सरकार, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, बार बार इसको मैं उल्लेख करता हूं कि एजुकेशन जो है समवर्ती सूची है, तो राज्य सरकार ने कुछ मामलों में बदलाव किया है अपने अपने राज्य में। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां बच्चों को 5वीं 8वीं में बोर्ड एग्जाम लेकर फेल कर देता है, फिर से पढ़ो तुम ऐसे। इसका पालन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2025 से 2025 सेशन बोल सकते हैं, 2024-25 वाले एग्जाम में, और 2025-26 जो अभी हुआ है, ये 2 साल से 8वीं में परीक्षा लेने का, जिसको बोर्ड एग्जाम कहा जाएगा। बोर्ड एग्जाम का नाम केंद्रीकृत परीक्षा के नाम से लिया जाता है, और उनको क्या कर दिया जाता है? फेल किया जाता है। ठीक, 5वीं 8वीं में क्या कर दिया जाता है? फेल। परिणाम आ गए, फेल कर दिया गया। मई में पेपर होना है, अप्रैल में, मई में रिजल्ट आता है, बच्चा फेल। स्कूल कब खुलने वाला है? जून में। तो मई से जून तक जो बच्चे फेल हुए हैं उसको शिक्षक जाएगा और उनको रिमीडियल टीचिंग देगा। रिमीडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण देगा, क्या कमी रह गई थी तो ये बच्चा फेल हो गया। वो उस 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में बच्चों को क्या किया जाएगा? फिर से ट्रेन किया जाएगा, और अभी होने वाला है परीक्षा, जितने लोग फेल हुए हैं वो पेपर देंगे। पेपर में फिर भी बच्चे फेल हो गए तो लास्ट में क्या किया जाएगा? उसको पास कर ही दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से फेल नहीं किया जाएगा। ये कौन सा गवर्नमेंट की बात है? अभी छत्तीसगढ़। ये देखा जा रहा है अगर अंतिम रूप से भी फेल करने का विकल्प हो, क्योंकि कुछ बच्चे कहाँ चले जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कि इस स्कूल ने मुझे फेल कर दिया। क्योंकि हमारा नियम कहता है धारा 16 के तहत कि कोई भी बच्चे फेल नहीं हो सकते। ठीक। धारा 17 आप लेकिन टीचर बनेंगे तो 17 आपके लिए खतरा है, इसको याद करना है।
किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, और भी कॉर्पोरल मतलब होता है फिजिकली, और या फिर हम लोग बोलते हैं फिजिकली और मेंटली ट्रीटमेंट। बार बार बच्चे को शारीरिक दंड, डंडा लेके घूमने वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। या मानसिक रूप से भी प्रताड़ना नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है नहीं मार रहे हो लेकिन बार बार उसको क्या कर रहे हो, बोल बोलकर मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 17। उसके बाद है 18। ये आपके लिए भी काम का है कि बिना मान्यता कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। आज के समय में देख रहे हैं, खास करके शहरों में हर कॉलोनी में, हर चौराहे में एक स्कूल खुल जाता है ना। स्कूल खुलता है तो उसके लिए आप कई हो सकता है इंग्लिश मीडियम है, आसपास नहीं है इंग्लिश मीडियम, कोई 2-4 लोगों ने मिलकर क्या किया, एक कमेटी बनाई और कमेटी के माध्यम से संस्थान खोल दिया। बच्चे को एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन के बाद 5वीं 8वीं की परीक्षा भी ले ली गई, अंक सूची भी दे दिया गया, लेकिन पता चलता है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट से, एजुकेशन विभाग से क्या नहीं मिला है, मान्यता ही नहीं मिला है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कोई भी स्कूल बिना किसी मान्यता के नहीं चला सकता। हर कोई व्यक्ति स्कूल खोल सकता है। आप जितने लोग बैठे हो सब मिलकर एक स्कूल खोल सकते हो, बहुत अच्छा आपके लिए काम हो सकता है। तो ये भवन लीजिए, स्कूल खोलिए, किसी एक के नाम पर क्या कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसके बाद आप संचालित कर सकते हो। इतने लोग बैठे हो, आप लोगों से ज्यादा एजुकेटेड नहीं मिलेंगे किसी स्कूल में, सोच के देखिएगा। जितने प्राइवेट स्कूल होते हैं ना तो डीएड किए वाले होते हैं ना बीएड वाले होते हैं, दोनों हैं तो शिक्षक पात्रता पास नहीं होते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उनके द्वारा भी प्राइवेट स्कूल संचालित किया जा रहा है ना। मुख्य बात किसकी है? मान्यता की। आप लोग तो पूरी तरीके से वेल ट्रेंड हो, डीएड बीएड हो, कुछ लोगों का शिक्षक पात्रता भी पूरा क्लियर है। मान्यता लीजिए, स्कूल खोलिए, रोजगार प्राप्त कीजिए, आसपास के बच्चों को लाइए, पढ़ाइए। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। पता चल रहा है सब के सब फिर लग गए, फिर क्या होगा बच्चों का? हम लोग दूसरे स्कूल चले जाएंगे। नजदीक में खुला 1-1 किलोमीटर में क्या खोलना है? स्कूल खोलना है। प्राइवेट के लिए मान्यता वो वैसा नहीं है। स्कूलों का न्यूनतम मानक 19 भी आपके संस्थानों के हिसाब से जरूरी है कि हर स्कूल में क्या होने चाहिए। सभी स्कूलों के मानक तय किए गए हैं। मानक का मतलब है, ये बताइए, अभी बताया ना कि हर चौक चौराहे में प्राइवेट स्कूल खुल जाता है। मानक ये कहता है कि हर बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। कुछ स्कूल तो ऊपर भी संचालित हैं, छत में, है ना। अब उसका प्लेग्राउंड कहाँ है फिर? तब भी मान्यता मिल जा रहा है। आसपास के मैदान को बच्चे का प्लेग्राउंड है ये बता करके मानक है। इसीलिए कहा गया है मानक के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए मानक है, इसको देखिए। मानक है सुविधाओं को लेकर। हर स्कूल में क्या होनी चाहिए? प्रॉपर क्लासरूम होनी चाहिए। आपके गांव में क्या 5वीं के स्कूल में 5 क्लासरूम है? सरकार की संस्थानों में मानक नहीं है, अभी बहुत जगह बचा हुआ है। क्लास 1 इधर मुंह करके बैठो, क्लास 2 इधर मुंह करके बैठो, 2 क्लास का व्यवस्था हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। और शिक्षक अनुपात को भी बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, हम अधिनियम में जो बात है उसकी बात करेंगे। बाकी मैं रिकॉर्डिंग बंद करके आप लोगों को बताऊंगा। कक्षाएं, शौचालय होगा लेकिन बॉयज गर्ल्स का अलग अलग, एक स्कूल है तो दोनों छोर पे अनिवार्यतः होना ही चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था, खेल का मैदान और पढ़ने के लिए बच्चों के लिए पुस्तकालय। पुस्तकालय किसी कॉर्नर को आजकल बना दिया जाता है और ये काम हो जाता है। नियमतः हर स्कूल में बच्चों के हिसाब से टीचर होगा। अभी भी इस पर लगातार काम किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में कि शिक्षक किसके अनुरूप हो। कक्षा 1 से लेकर 5 कक्षाएं हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए? 1+5। एक जो हो गया, क्या हो गया? प्रशासनिक, है ना। 5 हो गया एकेडमिक। समझते ना, एडमिनिस्ट्रेशन अलग होता है और एकेडमिक अलग होता है। एकेडमिक मतलब जो पढ़ाने वाले शिक्षक एकेडमिक कहलाएंगे। 5 कक्षा को पढ़ाने वाला, बाकी अन्य देखरेख करने वाला हेडमास्टर। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करेगा
आपके रेशियो पर, कि जो शिक्षक हैं कक्षा के हिसाब से नहीं होंगे, कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से होंगे। 30 बच्चे हो गए किसी स्कूल में, गवर्नमेंट की बात है ना, तो वहां पर प्राथमिक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में कितने टीचर होगा? 30 बच्चों के पीछे एक शिक्षक। किसी स्कूल में 29 बच्चे हैं, तो वहां पर कितने टीचर होंगे? एक। और एक जो होगा वो तो एकेडमिक, वो है एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासनिक है, मतलब हेडमास्टर जो होगा। तो 2 टीचर मिलकर के कितने कक्षाओं को पढ़ाएंगे? 5 कक्षा को। ठीक है, ये अनुपात है। मिडिल स्कूल की बात है या उच्च प्राथमिक की बात है तो 35 बच्चों में एक, 35 बच्चों में एक, ये ध्यान रखेंगे। 5 क्लास को कैसे टाइम टेबल बनता है? ऐसे ऐसे पढ़ाना है बैठा के, यही तो सिस्टम किया गया है क्या? यहाँ पर ये रेशियो धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, पहले इसीलिए तो अभी भी मांग है कि ये जो होगा उच्च प्राथमिक का विषयवार होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज होता है, इसमें सब्जेक्ट वाइज नहीं होता है, संकाय वाइज होता है। अभी तो सेटअप बहुत सारी चीज बदलती रहती है, कि अब इसीलिए कहा गया था, अभी जो चेंजेस हुआ है 30 में एक, 30 में एक, तो यही कहा गया था कि आप गवर्नमेंट आप टाइम टेबल बना के दे दीजिए। 5 कक्षा है, कक्षा कितने हैं? 5 कक्षाएं होती हैं, और हर कक्षा में कितने विषय हैं? तो कितने कालखंड होंगे? 20 कालखंड। शिक्षक कितने हैं? एक। एक तो वो जितने भी काम आते हैं वो करेंगे। तो एक शिक्षक 20 कालखंड को, चलो 2 शिक्षक दोनों को प्लस कर देते हैं, 20 परेड होगा, 20 परेड को पढ़ाना है ना? संभव नहीं। तो सब चीजें हैं, व्यवस्था जो बनाने वाला है, जो उनका विवेक अपने हिसाब से बनाया होगा, कुछ तो सोचा होगा। ये ध्यान दीजिए, आपको रेशियो पूछे तो बताना है। आपको टाइम टेबल, अभी तो टाइम टेबल गवर्नमेंट बना के देता ही है, कैसे उसका पालन किया जाना है। ये बहुत अनिवार्य आपके लिए है कि किसी भी एक साल में, एक सेशन में आपको कितने दिन स्कूल लगाना ही है। ठीक है, कितने दिन? 200 दिन स्कूल कम से कम लगने चाहिए एक शैक्षणिक वर्ष, या फिर हम लोग बोले एक सेशन में या सत्र में 200 दिन। अभी लगभग 220 दिन स्कूल लगता है, 220 दिन, 222 दिन, 225 दिन, अगर हम लोग छुट्टी को क्या कर दें, हटा दें तब, है ना। लेकिन कुछ दिनों से, अभी जैसे 30 अप्रैल तक स्कूल लगना था, लेकिन 18 अप्रैल को स्कूल बंद हो गया, तो दिनों की संख्या कम हो जाती है। 16 जून से स्कूल खुलना था, गर्मी के कारण से पिछले साल 1 जुलाई से खुला था, तो ये भी परेशानी हो जाती है। कुल मिलाकर के कितने दिन लगना है? कौन से स्कूल में? प्राथमिक। मिडिल स्कूल में कितना दिन? 20 दिन ज्यादा लगना है। कितने दिन पढ़ाई होना चाहिए? 220 दिन। काम के घंटे प्राथमिक स्कूल में कम से कम 800 घंटे साल भर में बच्चा पढ़ाई करना है। अब देखिए 200 दिन को मान के चलिए, 180 मान लेते हैं, तो 6 महीना होता है ना। एक साल में बच्चा 6 महीना ही क्या करता है, स्कूल जाकर के पढ़ता है, बाकी 6 महीने वो स्कूल नहीं जाता। पूरा का पूरा पूरा छुट्टी, 52 दिन संडे, है ना। 52 दिन होते हैं ना, एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो 52 संडे, 2 महीने, 1.5 महीने तो गर्मी का, फिर बीच बीच में कम से कम 50 से 30 से 50 और अन्य छुट्टियां होती रहती हैं, तो 6 महीना क्या हो जाता है। आप लोग भी ऐसा ही पढ़ाई किए हैं, साल भर नहीं पढ़े हैं आप लोग, 6 महीना ही पढ़े हैं। तो अगर हम लोग बात करें
एक दिन में कितना घंटा पढ़ाई होना चाहिए स्कूलों में? 4 घंटा तो पढ़ाई होना चाहिए। 10 से 4 का टाइमिंग होता है, तो कितने घंटे होते हैं? पूरा 6 घंटे। 6 घंटे में आपको 4 घंटे लगभग प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए। 4 घंटे मतलब 4 विषय है तो हर विषय को 1-1 घंटा पढ़ाइए। आधे घंटे का लंच, आधे घंटे का खेलने का, और 1 घंटा फिर अलग अलग एक्टिविटी का टाइम टेबल है। मिडिल स्कूल में कम से कम कितने घंटे एक साल में पढ़ाई होना चाहिए? 1000 घंटे पढ़ाई होना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आया हुआ है प्रश्न सब, है ना? आप लोगों ने पुराने पेपर देखे होंगे तो लगभग 4.5 से 5 घंटे पढ़ाया जाना चाहिए। धारा 20 का जो रोल है आज के समय में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, ये एनसीटीई, ठीक, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जितने भी शिक्षक होते हैं, किसी स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कौन सी योग्यता है, शिक्षक की कौन सी योग्यता होनी चाहिए, ये तय कौन करता है? आज भी सेंट्रल का भी, स्टेट का भी। यहां तक कि जो टीईटी है, स्टेट का टीईटी, सेंट्रल का टीईटी, ये टीईटी में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये कौन तय करता है? एनसीटीई तय करता है। आप लोग टीईटी का फॉर्म देखिएगा, उसमें लिखा रहता है कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद एनसीटीसी के नॉर्म्स के अनुसार आपको ये चीजें होनी चाहिए, तब टीईटी दे सकते हो। ये चीजें होनी चाहिए तब शिक्षक बन सकते हो। तो टीईटी की अनिवार्यता, डीएड बीएड की अनिवार्यता कौन तय करता है? किसी भी भर्ती के लिए एनसीटीई तय करता है। अभी उसके लिए कि प्राथमिक में बीएड नहीं पढ़ा पाएंगे या फिर इसके लिए वो नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें इसी का देन है। शिक्षकों को टीईटी पास करना है, कोर्ट के हिसाब से आदेश आए, उसके बाद एनसीटीई ने तय कर दिया है कि आपको देना ही पड़ेगा। अब तो कोर्ट का सिस्टम है, तो ध्यान रखेंगे। धारा 20। धारा 21 एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में बात की गई है कि जितने भी स्कूल में होंगे वो शाला समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में कितने बच्चे होंगे? जितने बच्चे होंगे उनमें, अभी तो 16 सदस्यीय की बात की जाती है, 75% 16 सदस्य का एक एसएमसी बनेगा। उसमें 75% ऐसे लोगों को शामिल करना है जो क्या हो? पेरेंट्स हो, है ना? उनको शामिल करना पड़ता है एसएमसी के लिए। फास्ट देखेंगे। 22 कहता है स्कूल विकास योजना। अभी ऊपर लिखा है 21 का ही वो ऊपर का लाइन है, एसएमसी स्कूल, क्या लिखा है? स्कूल विकास योजना बनाएगी। स्कूल में बिल्डिंग में रंग रोगन की बात है, बाउंड्री वाल की बात है, या फिर अन्य जो संसाधन हैं उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए, उसके लिए स्कूल अनुदान में पैसा आता है हर साल, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? पता है? आपके पापा टीचर हैं क्या? स्कूल में पैसा आता है, मालूम है आपको? कहाँ जाता है आपके पास? स्कूल के लिए पैसा आता है ना। तो पहले के समय में ये होता था कि स्कूल का एक अकाउंट होता था, उसमें पैसा आया और हेड मास्टर क्या करता था, वो अपने हिसाब से उसको व्यय करता था। अब ऐसा हो गया है कि अब जो होगा, जो भी पैसा आएगा किसके में आएगा? स्कूल अकाउंट में आएगा। किसमें आएगा? स्कूल के फंड में आएगा। उसको खर्चा करने की जिम्मेदारी किसकी है? एसएमसी के माध्यम से वो खर्च होता है। किसके माध्यम से खर्चा होगा? एसएमसी के माध्यम से खर्चा होगा। कितने कितने क्षेत्र में क्या क्या पैसा लगेगा, उसके हिसाब से ये कॉन्सेप्ट होता है पीएफएमएस। इसके द्वारा पैसा का व्यय किया जाता है। अगर किसी स्कूल में चाक की आवश्यकता है तो चाक लेने के लिए आप कहाँ जाएंगे? आपके पास पैसा जेब में नहीं होगा, है ना? फंड में पैसा होगा। वो भी पैसा आया, दुकान गए, एक डिब्बा चाक लेके आए, तो उसको पैसा नकदी नहीं देना है। उसके अकाउंट में पूरा डिटेल बना करके पीएफएमएस से बिल बनेगा। बिल बनने के बाद पावती होगा। पावती निकलने के बाद शाला समिति के या समग्र शिक्षा का स्कूल का सील लगता है और ये जाएगा। चाक लाए हैं हम कितने रुपए का? 20 रुपए का। तो उस पावती को निकाल करके बैंक में जमा करना पड़ेगा।
बैंक वाला जांच करेगा इस अकाउंट का क्या लिया गया है, लिखा जाएगा चाक लिया गया है कितने रुपए का, तो उस पैसे को इस चाक वाले के खाते में डाला जाएगा। ये काम है अभी। कौन अप्रूवल करता है फिर? एसएमसी के माध्यम से ये चीजें होती है। प्रस्ताव होता है कि 20 रुपए का चाक लिया गया, मीटिंग होगा, मीटिंग में प्रस्ताव बनता है, उस प्रस्ताव का फोटोकॉपी को जमा करना पड़ता है बैंक में, या यहाँ भी अपलोड करना पड़ता है। तो इतना कठिन प्रक्रिया, ये सब चीजें अभी स्कूलों में चल रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कि स्कूल का पैसा हेडमास्टर खा गया, कई बार होता है ना बोल, तो ऐसा नहीं हो, होता ही नहीं है। वो पैसा कहाँ जाएगा? जो जहां जहां जिसका बिल बना रहेगा उस पैसे को वैसा ही डाल दिया जाता है। धारा 23 लिखेंगे। टीचर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आरटी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर शिक्षक बनना होगा तो शिक्षक की योग्यता है कि न्यूनतम योग्यता कौन तय करता है? एनसीटी तय करेगा। जैसा जैसा एनसीटी ये बोल दिया वैसा वैसा ही योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरा बात, नियुक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया है शिक्षा का अधिकार में? टेट अनिवार्य है। और इसी शिक्षा के अधिकार के तहत, क्योंकि शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया है? बोलो, 1 अप्रैल 2010। इस दिन के बाद से जितने भी टीचर भर्ती हुए हैं टीटी वाले ही भर्ती हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब उन लोग टीटी हो क्वालिफाइड होकर पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले वाले टीचर तो क्वालिफाई नहीं है, उसका क्या किया जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णय के बाद कहा गया है 2010 से पहले जितने टीचर बने हैं उनको भी क्या है, शिक्षा का अधिकार के हिसाब से टीटी अनिवार्य करो। वो भी पास होके दिखाएंगे, तब उनको हम लोग क्या रखेंगे? शिक्षक रखेंगे, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। सीधा बात एक लाइन में बोल दिया गया। ठीक है, पास कब तक होना है? 2027 तक था, 1 साल बढ़ा दिया गया है अब 2028 तक। 2027 में एक बार टीटी निकला, फाइल हो गए, 28 में टीटी निकला, इसमें भी फाइल हो गए, तो अगले बार आपका क्या किया जाएगा? आपको नौकरी से निकाल कर बैठा दिया जाएगा। कौन से लोगों को? जिसकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2010 से हुई है। इसके बाद जितने नौकरी कर रहे हैं सब कौन से वाले हैं? तो एक छोटा सा पात्रता परीक्षा आज के समय में पूरे भारत के जो शिक्षक हैं उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। धारा 24 किसकी बात करता है? शिक्षक के कर्तव्य। ये आया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। धारा 24 को शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा था कि धारा 24 किसकी बात करता है? बस शिक्षक के कर्तव्य को कौन से धारा में बताया गया है? तो धारा 24। अभी हमने 30 और 35 की बात की है। 25 कहता है शिक्षक और छात्र का रेशियो कितना होना चाहिए? प्राइमरी स्कूल में 30 में 1 शिक्षक, मिडिल स्कूल में 35 में 1 शिक्षक। 26 कहता है अगर कोई स्कूल में रिक्त पद होता है तो जल्दी से जल्दी कितने महीने के अंदर उस सीट को भरना होगा? सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कितने हजार हैं? 57,000 तो भर्ती होना ही है अभी, है ना। सरकार ने कहा था अभी तो इतने पद खाली हैं तो इतने पदों की भर्ती होगी। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकार ने कहा था कि इतने पदों की भर्ती होगी। तो अगर हम लोग इस मामले पे अगर कुछ आपके द्वारा कुछ लगा दिया जाए जानकारी कि किसी भी स्कूल में अगर शिक्षक नहीं है और वहां पर शिक्षक नहीं है तो पार्टी कहता है 3 महीने के अंदर वहां पर शिक्षक की व्यवस्था की जाए। हो सकता है वो व्यवस्था वैकल्पिक हो लेकिन की जाए। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्य पर रोक। कोई भी शिक्षक जनगणना, चुनाव या फिर इमरजेंसी में क्या कर सकता है? उसको छोड़ करके आप किसी भी अन्य काम में नहीं लगा सकते, लेकिन इसका भी पालन संभवतः कई जगह पर नहीं होता, अन्य विभाग के काम भी मिल जाते हैं। प्राइवेट ट्यूशन पर निषेध। कोई भी शासकीय शिक्षक अलग से क्या नहीं कर सकता? निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। देखा जाता है कि अगर 10th का स्कूल है, यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, वही टीचर क्या कर रहा है? स्कूल में पढ़ाता है, थोड़ी देर पे आकर इसी बच्चों को क्या है? निजी ट्यूशन बच्चों को फिर से स्कूलों में बिल्कुल ध्यान, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं के बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया रहा है। तुम लोग शाम को मिलो,
शाम को हमारा क्या लगेगा, ट्यूशन। तो निजी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, ये भी है। धारा 29 कहता है सिलेबस और, आप लोगों ने इसको देखा है ना, कैरिकुलम और इवोल्यूशन। पाठ्यक्रम कौन तय करेगा, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक, सीसीई मूल्यांकन के माध्यम से इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये भी बात है। 30 क्या कहता है, किसी भी परीक्षा में पहली से 8वीं तक बोर्ड परीक्षा नहीं लिया जाएगा, लेकिन बोर्ड के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। 31 से 38 तक क्या है बात, निगरानी, शिकायत निवारण या अथॉरिटी का बात किया गया है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो आरटी को क्या करते हैं, करेंगे, ध्यान देंगे राज्यों में लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राज्य को क्या वाकई में कुछ अधिकार दे दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सबको, या फिर कोई पेरेंट्स शिकायत करते हैं, सबको देख रेख के लिए इस 31 से 38 तक की धाराओं में प्रावधान किया गया है। तो इसको देखिए फिर से, ये इसका सार है ना। शिक्षा का अधिकार किस किस चीजों पे बात करता है, बस पढ़िए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, धारा याद करना पड़ेगा बस। कौन से शिक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा, मुक्त, अनिवार्य, बस पढ़ते जाइए तो इसको। सभी बातें सकारात्मक हैं। जब आ जाए कि शिक्षा का अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है, तो यही है, या विशेषताएं क्या है, तो यही है। ठीक है, पढ़ा गया। अब ये प्रश्न है जो आप लोगों को मैं पीडीएफ दूंगा तो बताना है आपको। ये मुख्य है, मुख्य सार हम लोग बोल सकते हैं, ये पूरे का क्या है, ये सार है। उसके बाद में इसका आरटीई का 2009 का मूल पीडीएफ आपको भेजूंगा, उसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो अनुपात है, जैसे बोल तो दिया गया 30 बच्चों में एक शिक्षक, लेकिन अगर 32 हैं तो कितने, ये कहां तक, 32 से 60 है ना, 30 से 60 2, 60 से 90 3, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो उसका जो आरटीई एक्ट का जो मूल पीडीएफ है उसमें आप लोग देखेंगे और नोट डाउन करके उसको रखेंगे। कुछ तो काम आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है। आप लोगों ने घन पढ़ा था उस दिन, उसी को आगे बनाएंगे। किसी घन का
आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण 4 × 3 हो। चलिए सॉल्व करिए इसको। हम्म। आ गया क्या? देखिए यहाँ पे घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन क्या होता है? घन का विकर्ण दे दिया गया है, तो पहले हम लोग विकर्ण की बात करते हैं। घन का विकर्ण होगा √3a, यही होगा। अब विकर्ण का मान दे दिया गया है 4√3, तो इसी को रखेंगे। यहां से किसका मान निकल गया? ये 3 3 कट गया, a बराबर 4। आयतन का मतलब होगा, बिल्कुल आप लोग सूत्र लिखेंगे, a की घात में 3, तो 4 की घात में 3, तो 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है। आप लोगों ने उस दिन देखा कि किसी के माध्यम से किसी का मान निकालना है, पूरे का एक ही खेल है, किसका मान निकालना, एक भुजे का मान निकालना था। इसमें आप लोगों को एक भुजे का मान कितना आया है? एक भुजा आ गया तो सभी भुजाओं का मान आपको पता चल जाता है, a बराबर 4। यहां से यहाँ 4 है तो सभी जगह क्या होगा? ये 4 4 ही होगा। ठीक। चलिए, इसमें इजी इजी प्रश्न आया हुआ है, थोड़ा सा हम लोग कठिन प्रश्न करते हैं। दो घनों का आयतन वन रेशियो 8 है। एक अनुपात 8 के अनुपात में है, ये सही होगा। अनुपात में है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये समझ सकते हैं, आपके पास यहाँ से हम लोग बना लेते हैं सेफ।
समझ में आ रहा है? दो घन है, एक घन का हम लोग बात करते हैं, इसका जो आयतन है एक अनुपात के हिसाब से, और ये 8 अनुपात या 8 गुना बड़ा है, ये मान के चलो। ठीक, तो कोई भी घन का अनुपात सॉरी आयतन निकालते हैं तो उसके लिए क्या हम लोग सूत्र लगाते हैं? एक क्यूब। तो इसके लिए एक क्यूब होगा। ये हो गया, हम लोग मान के चलते हैं घन फर्स्ट, घन एक, इसको हम लोग मान लेते हैं घन दूसरा। इसका आयतन जो है 1:8 के अनुपात में है। क्या चीज? इसका आयतन। कोई भी अनुपात में होता है तो हम उसको किस रूप में लिख सकते हैं? 1/8। रेशियो है तो बराबर के रूप में लिखते हैं 1/8। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? दो घनों का अनुपात, दो घनों का आयतन किस अनुपात में है? हम लोग मान लेते हैं घन 1 का आयतन बटे घन 2 का आयतन किस अनुपात में है? आयतन का सूत्र क्या होता है भाई? इसको हम लोग मान लेते हैं A1 की घात में 3 बटे A2 की घात में 3 बराबर, ये कितना था? 1 है और 8 है। क्लियर है? आप लोगों को ये मालूम है कि ये किसी ना किसी का क्या बन सकता है? घन मूल बन सकता है। किसका घन मूल बन सकता है? देखिए, ऊपर वाला किसका बनेगा? 1 का। तो एक की घात A1 1 की घात में 3 है, इस सूत्र तो है ये हो गया 1 बटे 1 की घात में 3 और 2 की घात में 3, ऐसा लिखा जा सकता है। या हम लोग इसको ये करें, पूरे की घात में 1/2 पूरे की घात में 3, और ये हो गया A और 2 पूरे की घात में 3। ठीक है, घात घात आपस में क्या हो गए? कट गए। तो A1 बटे A2 बराबर क्या हो गया? 1:2। A1 हो गया भुजा 1, A2 हो गया भुजा 2। आगे बढ़े, आप बनाएंगे इसको। दो घनों का अनुपात सॉरी अनुपात यहाँ काटेंगे, आयतन। दो घनों का आयतन 27:64 के अनुपात में है। इनकी भुजा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब इसके लिए आप लोगों को शॉर्ट तरीका क्या है देख लीजिए, इधर देख लीजिए बनाना क्या है। किसी भी आयतन का फॉर्मूला ये होता है कि उसको 3 बार गुना करने के बाद आयतन आता है। ठीक है, हमने देखा है भुजा का मान निकालना है, भुजा का मतलब होगा किसी भी ए का मान निकालना होगा। तो आप लोगों आयतन किसका आयतन है? दो घन है, दो घनों में हम लोग परिस्थितियां देखते हैं, तो ये किसका घन मूल है? किसका घन मूल है? सॉरी घन है। ये किसका है? 3 और, तो उत्तर क्या होगा? 3 और 4 हो गया, यहीं से बन जाएगा। तो आप लोग प्रोसेस से भी बना सकते हो और एक लॉजिक भी लगा सकते हो। आपको भुजा का मान दिया गया है तो 27/64 आपको लिखना है
मान लीजिए A1 है और A2 है, इसका अनुपात हो गया पावर 3 पावर 3। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/4 होल में पावर 3 लिख देता हूँ, या फिर अलग अलग लिख देते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले। ये 3 की घात में 3 है, ये 4 की घात में 3 है, तो ये हो गया A1 A1/A2 पूरे की पावर 3। ये हो सकता है 3/4 पूरे की पावर 3। 3 3 कट जाएगा तो A1 का मान हो गया 3 और A2 का मान हो गया 4। 3:4। ये किसका अनुपात है भाई, उनके भुजा का अनुपात। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस आपको हो सकता है आयतन न देकर के विकर्ण का अनुपात ऐसा है, प्रश्न समझिएगा, दो घनों के विकर्ण इस अनुपात में है, आपको इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करना। क्लियर हो गया, चलिए अब लिखेंगे। दो घन का अब बनाएंगे भाई, आपके लिए चैलेंज है। दो घनों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 7:8 है। तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। प्रश्न को मैं सुधार सकता हूँ ना, मैं इससे प्रश्न बना के दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए सुधारते हैं इसको, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन बनेगा। दो सौ चौरानवे मदद करेगा ये आपको। 294 अनुपात 384। ये क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इससे आप लोगों का आंसर बनता है तो। टू 94 रेशियो ठीक बनेगा।
आ गया क्या? नहीं बन पाया? देखिए बताते जाइएगा। प्रश्न को कैसे देने का प्रयास किया हूं मैं। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है किसी भी घन का? मान लेते हैं दो घन है और दो घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको कोशिश करना था। हो सकता है क्वेश्चन ही आप लोगों को गलत मिल गया हो, ऐसा भी हो सकता है। दो घन है। अब देखिए दो घनों का संपूर्ण माना, पहला घन क्या हो गया A1, दूसरा घन हो गया A2। संपूर्ण पृष्ठ A1 का है कितना? 294। दूसरे का है 384। तो संपूर्ण पृष्ठ बटे संपूर्ण पृष्ठ, बंद करा तो उसमें। संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a का वर्ग और ये होगा 6a का, ये 1 है और ये 2 है। 294 और 384, 6 से कटेगा क्या? ये 6 से कटेगा तो कितना आया? 49। ये 6 से कटेगा तो कितना आया? 64। अब इधर बचा है a का वर्ग पहले के लिए और a का वर्ग दूसरे के लिए। ये हो गया 49 और 64। ये किसका वर्ग होता है? मैं तो पहले ही लिख दिया था उस समय, है ना, तो आप लोगों को हेल्प मिल गया होगा। ये हो गया A1 A2 होल स्क्वायर 2 कर देंगे और ये हो गया फिर 7 और 8 का हम लोग वर्ग कर देंगे। यहां से निकला A1 का मान बराबर 7, A2 का मान बराबर हो गया 8। निकालना क्या है? दोनों का आयतन बटे आयतन, पहले का आयतन और दूसरे का आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है 7 की घात में 3 और 8 की घात में 3। तीनों क्लियर है? अब आया कि नहीं थोड़ा समझ में? ए का मान निकाल के आयतन का अनुपात करना है। 7 का तो होता है 343 होता है ना, उस दिन तो लिखा था ना 343 बटे 512। 8 का कल याद करने बोला था, आप लोगों को याद नहीं किया हो। समझ में आ गया कि नहीं बताइए? फिर से रिपीट करूं इसको? लिख लीजिए क्या? अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होगा। एक घन है, घन का शेप आप लोगों को जरूरी है।
एक घन है यहाँ पर। प्रश्न को समझिएगा, मैं पहले समझा देता हूं। इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्थात सभी तरफ का जो अभी हमने बताया 6a², वो उसका मान आपको पहले से बता दिया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या निकालना है, कल मैंने यहाँ पे लिखा था कोर कितने होते हैं, उसके बाद फलक कितने होते हैं, और एक तीसरा क्या था, किनारे कितने होते हैं, कॉर्नर। तो जो पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको डील करना है। प्रश्न लिखेंगे, एक घन के सभी सतहों का एक घन के सभी सतहों का संपूर्ण पृष्ठ 3750 सेंटीमीटर है। ये पहला लाइन है। तो घन के सभी किनारों कॉर्नर की लंबाई कितनी होगी। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3750, फार्मूला है 6a²। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 6 का पहाड़ा पढ़िए, इसको पहले छोटा कीजिए। ये इसको आप भाग देंगे ना 3750 को 6 से, तो किसी न किसी का वर्ग आएगा। वो किसका है, उसका वर्गमूल आपका भुजा का मान है। भाग देंगे, आगे आंसर। कितने किनारे होते हैं, 12। अच्छा, कॉर्नर लिख दिया क्या, कोर लिखना था क्या, है ना। कॉर्नर 8 होते हैं ना, शीर्ष 8 होते हैं, है ना। ये कोर होगा, है ना। तभी आपका हिंदी पे जाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कॉर्नर यहाँ पे लिख लीजिए, शीर्ष होते हैं 8, किनारे होते हैं 12, फलक कितने हैं, 6 फलक हैं। इसको हम लोग भाग दिए, 6 छके 36, उसके बाद एक बचा 6 दूनी 12, फिर 6 पंचे 30, तो a का वर्ग बराबर 625। तो a बराबर 25 का ये वर्ग होता है, तो a का मान 25 हो गया। निकालना क्या है, किनारों की संख्या 12। किनारों की संख्या 12 होती है, लेकिन आपको इसका क्या निकालना है, योग। तो 12 गुना 25, 25 दूनी 50,
और ये 300। इसको हम लोग बोल सकते हैं 12a। 300, क्योंकि योग निकालना है ना आपको, लंबाई कितनी है सभी का, आपको पूरा का लंबाई पता करना है। 12 12 का एक सेट है, सभी भुजा के हिसाब से आपको किनारे कितने हैं, 300। हो गया क्या? जितने वैरायटीज आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो अब तक हो चुके हैं। अभी जो अगला होगा घन और घनाभ का जो कॉम्बिनेशन वाला होगा वो होगा। जो घनाभ पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा। लिखेंगे दो घनों के आयतन का अनुपात वन रेशियो सॉरी 8:125। 8:125 है। तो उसकी भुजा तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सोलह और 100 को काटो, वही उत्तर है। देखिए वही सिंपल यही आया है। कौन से में? सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में यही प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बस। प्रश्न ये है आयतन का अनुपात क्या हो गया, एक की घात में 3, ये पहला हो गया, एक की घात में सॉरी 3, 8 है और 125। इससे हमको A1 का और A2 का मान क्या हो गया, ये किसका अनुपात है, ये 2 का है और ये 5 का है। भुजा का अनुपात मिल गया आपको, यहां से भुजा का अनुपात मिल गया ना आपको। अब किसका अनुपात निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे, ये पहले का हो गया और दूसरे का भी वैसे लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2। तो 6a का वर्ग, 6a का वर्ग, ये पहला के लिए दूसरे के लिए यही तो लिखा जाएगा ना, बराबर कितना, 2 बटे
ठीक है, 4 रहेगा, रहेगा 4, 4 a का वर्ग, 4 a का वर्ग, 6 भी लिखे तो 6 6 आपस में कट गए हैं, बचेगा a1 का वर्ग और a2 का वर्ग, कितना होगा, 4 देखिए 4 लिखे, a का वर्ग हो गया 4, b का वर्ग हो गया 5, आंसर होगा 4:25। आप लोग 100 ऊपर में कितना 16, 4 चौक 16, 25 चौक 100, आपने बोला ना काटो फिर आएगा, एक ही मतलब है ये, चाहे आप 6 रखें चाहे 4 रखें, ये आपस में ये क्या होगा, कैंसिल होगा ही। चलिए अब आगे, घनाभ का कॉन्सेप्ट कल देखें क्या। घनाभ किसको कहेंगे, जब ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या ऊंचाई तीनों हो और तीनों क्या हो, अलग अलग हो, जैसे माचिस की डिब्बी या एक जो बॉक्स है ये घनाभ है, ये अलग है, इसकी लंबाई अलग है और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है थोड़ी सी, ऐसा कोई आकृति आपको मिलता है जहां बीच में कुछ भी रखा भरा जा सके, वो जो आकृति कहलाएगी 3D आकृति और कहलाएगा घनाभ। अब घनाभ का जब भी आपको आयतन निकालना होगा तो आपको जो लंबाई दिया गया है, जो चौड़ाई दिया गया है और जो ऊंचाई दिया गया है, तीनों को क्या करते हैं, आप लाइन से गुना करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, ये लिखा जाता है। तो कल इसको हम लोग करते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और विकर्ण यही आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, बाकी जब भी आयतन किया जाएगा इसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तीनों को गुणा करिए, घन में कर रहे थे तीनों को गुणा, सब बराबर था तो 3 बार गुणा होता था, इस कारण से हम लोग क्यूब लिख देते थे, यहाँ पे सबका मान अलग होगा तो गुणा ही करेंगे, ठीक है। और कल एनसीएफ 2005 आखिरी क्लास है कल बाल विकास का, और जितने भी चीजें होंगी क्वेश्चन आंसर मोड में होगा, सीडीपी का 2-4 क्लास क्वेश्चन आंसर मोड का, बाकी मुख्य जो टॉपिक थे आपका वो लगभग आप बोल सकते हैं कंप्लीट हो गया है। कल आपको एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2023, उसके बाद मैं लैंग्वेज स्टार्ट करूंगा।